हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पाकिस्तान रिएक्शन चैनल में। मेट्रो की तरफ से मैं हूं इत्तेसाम, मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। इसी तरह पर और मैं हूं जुनैद। भाई एक ऐसा कार ब्रांड जो इंडिया के अंदर था और जिसने सारी गाड़ियों को मतलब नाक में दम किया हुआ था, जो सारी गाड़ियों को नाक में मतलब सारी गाड़ियों की कंपनी हो। कंपनियों अच्छा के अच्छा, नाम सब कंपनियों को भाई नाको चने चबवाए हुए थे। बिल्कुल भाई उन्होंने लगाया हुआ था भाई साहब। और ये बात कर रहे हैं हम रेनॉल्ट गाड़ियों के कंपनी के बारे में, क्योंकि जिनकी सेल्स 2017-18 में इतनी थी कि भाई मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी जो आज की टॉप कंपनी है वो भी परेशान थी भाई। हाँ, और एक नॉर्मल रेंज में एसयूवीज उन्होंने लॉन्च कर दी, जिन्होंने भाई पूरी मार्केट हिला के रख दी। और आज हम उसका फिर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से रीजन है भाई। 2018 में अगर इतनी उनकी हाई लेवल की सेल्स थी, तो अब तो उनको ऐसा क्या डाउनफॉल आया है जो कि भाई उनकी गाड़ियां ना के बराबर बिक रही हैं। और जहां पे वो मारुति सुजुकी को एक टाइम पे टक्कर दे दी, अब भाई साहब वो मारुति सुजुकी के भाई वो दौर से गाड़ियों की रेस से बाहर हो चुकी है। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। आज की वीडियो होने वाली है रेनॉल्ट क्यों फेल हो गया है इंडिया में। हाँ, स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। रेनो एक ऐसा नाम जो कुछ साल पहले तक इंडिया की कार मार्केट में धूम मचा रहा था। 2016-17 के टाइम इसने इंडिया में 1,35,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची, जिसको देखकर मारुति और हुंडई जैसे जायंट्स की भी नींद उड़ गई थी। रेनो की दस्त ही तो थी जिसने एसयूवी को सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच से निकालकर मिडिल क्लास के बजट में ला दिया। और फिर क्विड ने बजट कार्स के सेगमेंट में स्टाइल एंड फीचर्स को जोड़कर कस्टमर्स की सोच ही बदल दी। लेकिन आज का सिनेरियो देखें तो पिक्चर पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है, क्योंकि 2024-25 में रेनो की सेल्स घटकर सिर्फ 38,000 यूनिट्स रह गई है और मार्केट शेयर अब 1% से भी नीचे आ चुका है। क्या रेनो इंडिया में सच में फेल हो गया है? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो दोस्तों, रेनो की जो इंडिया में हालत है वो देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि वर्ल्ड लेवल पर भी कंपनी कमजोरी होगी, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि रेनो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और यूरोप की एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड में गिनी जाती है। यहाँ तक कि यूरोप की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार क्लियो भी रेनो की ही है, जिसके अभी तक 1,70,00,000 से भी ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं। साथ ही फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे मार्केट में भी यह ब्रांड लगातार टॉप रैंकिंग्स में दिखती है। तो दोस्तों, अब सवाल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब रेनो ग्लोबली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर इंडिया में हमेशा पीछे क्यों रह जाती है? वेल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करीब 16 साल पीछे जाना होगा, जब रेनो ने पहली बार इंडिया में कदम रखा। वैसे तो रेनो 2005 में ही महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप के जरिए इंडिया में आ चुका था, लेकिन तब वो अपने ब्रांड नेम से मार्केट में नहीं उतरा था। इसीलिए रेनॉल्ट की असली एंट्री 2010 में मानी जाती है, जब वो इंडिया में अपने ब्रांड नेम और डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी के साथ उतरा। हाँ, बैकएंड में वो तब भी रेनॉल्ट निशान आलियांस का हिस्सा था, जो कि 1999 से ही चल रही थी। और फिर आगे चलकर 2016 में मित्सुबिशी भी इस ग्रुप के साथ जुड़ गया, लेकिन कस्टमर के सामने ब्रांडिंग और पहचान रेनॉल्ट की ही रहती थी। और दोस्तों, रेनो इंडिया में सिर्फ ट्राई करके देखने नहीं आया था, वो पूरी तैयारी के साथ उतरा था। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ था चेन्नई के पास औरगडम में बनाया गया उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसकी एनुअल कैपेसिटी करीब 5 लाख कार्स बनाने की थी। और इतनी बड़ी कैपेसिटी कैजुअल एंट्री नहीं दिखाती, ये साफ बताता है कि रेनो ने इंडिया को लेकर सीरियस बेट लगाया था। और दोस्तों, उसके शुरुआती लॉन्चेस भी उसी कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करते थे। एक्चुअली रेनो ने इंडिया में एंट्री लेते ही फ्लोवेंस सेडान और कोलियास एसयूवी जैसी प्रीमियम कार्स लॉन्च की, यानी शुरुआत से ही मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि रेनो सिर्फ बजट सेगमेंट में खेलने नहीं आया, बल्कि वो अपनी यूरोपियन पहचान को इंडिया में लाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, इंडिया में रेनो की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसे उसने सोची थी, क्योंकि उसकी पहली 3 कार्स फ्लोवेंस, कोलियोस और पल्स बुरी तरह से फेल हो गई। अब इन कार्स में प्रोडक्ट लेवल पर तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं थी, लेकिन प्राइसिंग ऐसी थी इंडियन बायर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी वाली बात नहीं बन पाई। इन सेटबैक्स के बाद रेनो को समझ आ गया कि इंडिया में टिकना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी कोई नहीं कर रहा, और यहीं पर कंपनी की नजर इंडिया की एसयूवी मार्केट पर गई। अब 2012 के आसपास अगर आप इंडिया की एसयूवी मार्केट को देखेंगे तो उस वक्त एसयूवी का मतलब या तो महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी हैवी गाड़ी थी, या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जैसी 20 लाख के ऊपर की महंगी कार्स। मतलब कि मिडिल क्लास के लिए एसयूवी लेना एक ड्रीम के जैसा था। और दोस्तों, इसी गैप को ही रेनो ने बिल्कुल सही समय पर पकड़ा और जुलाई 2012 में डस्टर लॉन्च करके पूरा गेम ही शिफ्ट कर दिया। डस्टर कोई लग्जरी एसयूवी नहीं थी, लेकिन उसमें वो सारी चीजें थी जो कि एक इंडियन बायर प्रैक्टिकल तरीके से ढूंढता है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, जो इंडियन रोड पर सबसे पहले काम आता है, स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन जो टॉर्क भी दे और माइलेज भी, और वो हाई ड्राइविंग पोजीशन जिससे बैठते ही एसयूवी वाली फीलिंग आ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 8 लाख रुपए के आसपास रखा गया था, जिसके चलते मिडिल क्लास
क्या बोलूं 8 लाख में प्यारी, हाँ, इतनी प्यारी, इतना स्लीक डिजाइन, मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ सिर्फ 8 लाख। बिल्कुल यार। शहर के लिए एसयूवी अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनती हुई दिखाई दी। और फिर इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा था कि लॉन्च के बाद वेटिंग पीरियड 2 से 5 महीने तक पहुंच गया और 2013 तक रेनॉल्ट हर महीने 5000 से ज्यादा डस्टर्स बेचने लगा था। जरा सोचिए, एक ऐसा नया ब्रांड जिसका डीलरशिप नेटवर्क भी अभी ठीक से नहीं फैला था, महिंद्रा, स्कॉर्पियो और मारुति अर्टिगा को सेल्स में पीछे छोड़ दिया। और दोस्तों, उस टाइम इंडिया में क्रॉसओवर या कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसा कॉन्सेप्ट भी इतना कॉमन नहीं था। इसीलिए लोग मानते हैं कि डस्टर ही वो कार थी जिसने इंडिया में ये नया सेगमेंट बनाया। डस्टर ने ये दिखा दिया कि 10 लाख रुपए के आसपास भी एसयूवी जैसा फील मिल सकता है। और इसी इम्पैक्ट की वजह से इसे 2013 में इंडियन कार ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। डस्टर के बाद रेनॉल्ट को इंडिया में एक सीरियस एसयूवी ब्रांड की तरह देखा जाने लगा और फिर इसी फेज में इसका डीलरशिप नेटवर्क भी तेजी से एक्सपेंड हुआ। यही रीजन था कि 2013 में रेनॉल्ट इंडिया की एनुअल सेल्स 60,000 के ऊपर पहुंच गई थी। हालांकि इस सक्सेस के बाद बहुत ही जल्द मार्केट डायनेमिक्स बदलने लगे थे, क्योंकि डस्टर की सक्सेस को देखकर बाकी ब्रांड भी इस रेस में कूद पड़े। जैसे कि सबसे पहले 2013 में फोर्ड इको स्पोर्ट एक एग्रेसिव प्राइस पॉइंट के साथ में लॉन्च हुई और डायरेक्ट डस्टर का कंपटीशन बन गई। और फिर 2015 में हुंडई क्रेटा आई, जो कि डस्टर से ज्यादा प्रीमियम फील, बेहतर इंटीरियर और फीचर लोडेड पैकेज के साथ मार्केट में एंटर हुई। अब ऐसे टाइम पर रेनॉल्ट के लिए लॉजिकली सबसे सही कदम ये होता कि वो डस्टर का अपडेटेड वर्जन जल्दी लेकर आता, बेटर फीचर्स और बेटर पैकेज के साथ में। लेकिन डस्टर ऑलमोस्ट कई सालों तक वैसे ही रही। हाँ, कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक अपडेट्स आए थे, लेकिन कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि इसी दौरान रेनो ने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मूव भी कुछ खास काम नहीं आए। जैसे कि 2012 में स्काला लाई गई, लेकिन यह कार बायर को अलग प्रोडक्ट जैसी फील ही नहीं हुई, क्योंकि वो निसान सनी का ही थोड़ा सा बदला हुआ वर्जन लगती थी, जिसमें डिजाइन और फील का बहुत कम फर्क था। यानी डस्टर के बाद रेनॉल्ट की तरफ से एक भी हिट कार नहीं आ पाई। हाँ, डस्टर अब भी सेल हो रही थी, लेकिन वो पूरी ग्रोथ को अकेले थोड़ी संभाल पाती। वैसे भी इंडियन मार्केट किसी के लिए रुकता कहाँ है। यहाँ बायर एक्सपेक्टेशंस हर साल बदलती है। मतलब आज जो फीचर एडवांस लगता है वो अगले ही साल बेसिक एक्सपेक्टेशंस बन जाता है। और अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते हैं तो फिर मार्केट आपको बहुत जल्दी पीछे धकेल देती है। और एग्जैक्टली रेनो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस तरह 2015 तक रेनो को ये समझ आ चुका था कि अगर इंडिया में लॉन्ग टर्म टिकना है तो फिर एसयूवी से काम नहीं चलेगा। असली वैल्यूम गेम तो एंट्री लेवल सेगमेंट में होता है, जहाँ हर साल लाखों फर्स्ट टाइम बायर्स मार्केट में आते हैं। ये वही स्पेस था जहाँ मारुति का दबदबा सबसे ज्यादा रहा है। और सच कहें तो इस सेगमेंट में किसी भी फॉरेन ब्रांड का जमना शुरू से ही टफ था, लेकिन रेनो ने फिर भी ये रिस्क लिया। और दोस्तों, इसी रिस्क के साथ ही सितंबर 2015 में क्विड को लॉन्च कर दिया गया। बेसिकली क्विड एक टिपिकल छोटी हैचबैक की तरह नहीं बनाई गई थी। रेनो ने इसे थोड़ा एसयूवी इंस्पायर्ड लुक दिया था, मतलब हायर ग्राउंड क्लियरेंस और मस्कुलर डिजाइन। यहाँ तक कि जिस प्राइस रेंज में लोग बस बेसिक म्यूजिक सिस्टम की उम्मीद करते हैं, वहाँ रेनो ने टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दे दिया था। क्विड की प्राइसिंग भी बहुत स्मार्ट थी, करीब 3 से 4 लाख रुपए की रेंज में। लेकिन लुक्स के मामले में ये बेसिक स्मॉल कार जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी। यही वजह थी कि शुरुआत में इस कार का रिस्पांस जबरदस्त रहा और लॉन्च के कुछ समय बाद ही क्विड हर महीने 8 से 10 हजार यूनिट सेल होने लगी। यहाँ तक कि मार्च 2016 में तो ये इंडिया के टॉप 5 सेलिंग कार्स में आ गई थी। और उस महीने इसने हुंडई i10 और i20 जैसे पुराने मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ इस एक कार की वजह से मारुति ऑल्टो का सेगमेंट शेयर 48% से गिरकर लगभग 40% के आसपास आ गया, जबकि क्विड ने एंटी सेगमेंट में 20% शेयर हासिल कर लिया। और यह आंकड़े पुराने प्लेयर्स को सच में हिला देने वाले थे। इसी की बदौलत फाइनेंशियल ईयर 2017 में रेनो की टोटल सेल्स 1,35,000 यूनिट्स को क्रॉस कर गई और मार्केट शेयर भी 4% के ऊपर चला गया। क्विड ने तो रेनो को वो स्केल दे दिया था जो कि अभी तक डस्टर भी नहीं दे पाई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे यही सक्सेस रेनॉल्ट के लिए एक तरह की डिपेंडेंसी बन गई। 2018-19 तक आते आते सिचुएशन ये हो चुकी थी कि रेनो इंडिया की टोटल सेल्स का 50% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ क्विड से आने लगा। यानी ब्रांड की किस्मत 4-5 लाख रुपए की एंट्री लेवल हैचबैक पर टिक गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि सेल्स के नंबर बाहर से भले ही बड़े नजर आते हो, लेकिन बिजनेस लेवल पर प्रॉफिट बहुत कम था, क्योंकि पहले से ही ये सेगमेंट बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरा हुआ था। ऊपर से इस सेगमेंट का बायर भी बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर 10-20 हजार रुपए का भी फर्क आ जाए या कॉम्पिटिटर थोड़ा बेहतर फीचर देते तो फिर बायर बिना सोचे समझे स्विच कर लेता है।
अब रेनो कस्टमर को पहली कार के लिए शोरूम तक तो ले आया, लेकिन चैलेंज था अपग्रेड वाले स्टेज में उन्हें रोकना। एक्चुअली इंडिया में आमतौर पर लोग 4-5 लाख की कार से शुरुआत करते हैं और फिर 5-6 साल के बाद 8-10 लाख वाले कार सेगमेंट में शिफ्ट कर जाते हैं। अब मारुति के पास ऑल्टो के बाद स्विफ्ट, बलेनो और ब्रेजा जैसी कंप्लीट रेंज है, ऐसे ही हुंडई के पास भी सेंट्रो के बाद i20, वेन्यू और क्रेटा मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ रेनो के पास में क्या था? क्विड के बाद ड्राइवर और टाइगर आए, मगर वो एक टिपिकल बायर के लिए प्रॉपर अपग्रेड वाले ऑप्शन ही नहीं बन पाए, क्योंकि ड्राइवर की गिनती तो बजट स्पेस में ही होती थी और उसे अपग्रेड के तौर पर लोगों ने कभी नहीं देखा। साथ ही काइगर ने सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में एंट्री तो दे दी, लेकिन 10 से 15 लाख के सीरियस अपग्रेड बायर्स के लिए वो मजबूत ऑप्शन कभी नहीं बन पाई, क्योंकि मार्केट में उससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे। ऊपर से डस्टर भी पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए उसकी डिमांड भी पहले जैसी नहीं रही थी। तो दोस्तों ओवरऑल पिक्चर ये बनी कि रेनो ने कस्टमर को एंट्री स्टेज पर तो जीत लिया, लेकिन जब अपग्रेड करने का वक्त आया तो कस्टमर दूसरे ब्रांड की तरफ निकल गए। यानी कस्टमर लाने का खर्चा तो रेनो ने उठाया, लेकिन जब वही कस्टमर ज्यादा मुनाफा देने वाले सेगमेंट में आया तो फिर टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और मारुति ब्रेजा जैसे कार्स ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। इसके साथ ही 2018 के बाद इंडियन मार्केट धीरे धीरे एंट्री स्टेज से ऊपर मूव करने लगी थी और एसयूवी का शेयर भी तेजी से बढ़ने लगा था। एग्जांपल के लिए 2012 में एसयूवी का जो शेयर 10 से 12% माना जाता था, वही 2023-24 तक बढ़कर 50% के आसपास पहुंच गया। ऐसे में क्रेटा, सेल्टॉस, नेक्सॉन, हैरियर, स्कॉर्पियो एन और XUV 700 जैसी कार सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रही, ये कंपनीज के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट के बड़े इंजन बन गए थे। लेकिन रेनॉल्ट इस शिफ्ट का पूरा फायदा ही नहीं उठा पाया और फिर रिजल्ट ये निकला कि रेनो अपने चेन्नई प्लांट की कैपेसिटी का सिर्फ 45% इस्तेमाल कर पा रहा था। मतलब कि प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 5 लाख यूनिट्स के आसपास थी, लेकिन एनुअल सेल्स घटकर सिर्फ 50,000 यूनिट्स तक आ चुकी थी। हालांकि दोस्तों रेनो को नुकसान सिर्फ उसके सेल्स कम होने से नहीं हुआ था, सबसे बड़ा नुकसान हुआ था इमेज से। असल में ऑटो इंडस्ट्री के अंदर रियलिटी और परसेप्शन के बीच में गैप बहुत छोटा होता है। एक्चुअली जब डस्टर स्ट्रॉन्ग चल रही थी और क्विड हेडलाइंस बन रही थी, तब रेनो एक कॉन्फिडेंस और कुछ अलग सोच रखने वाला फॉरेन ब्रांड लगता था। लेकिन जैसे ही पोर्टफोलियो छोटा हुआ, पब्लिक परसेप्शन भी बदलने लगा। धीरे धीरे रेनॉल्ट को बजट फॉरेन ब्रांड वाली कैटेगरी में डाल दिया गया, एक ऐसा ब्रांड जो सस्ता ऑप्शन दे रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में टिकेगा या नहीं इस पर लोगों का भरोसा कम होता चला गया। क्योंकि इसी दौरान इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स के मार्केट छोड़ने का भी एक पैटर्न दिखने लगा था। 2017 में जनरल मोटर्स ने एग्जिट ले लिया था और फिर 2021 में फोर्ड भी चला गया। और दोस्तों इन दो घटनाओं के बाद से कस्टमर्स और भी ज्यादा कॉन्शियस हो गए थे। अब जैसे ही किसी फॉरेन ब्रांड की सेल्स गिरती थी, लोगों के दिमाग में तुरंत सवाल आ जाता था कि ये कंपनी कहीं बंद तो नहीं होने वाली। और दोस्तों रेनो के केस में भी ये डाउट बहुत जल्दी बनने लगा, क्योंकि उसकी सेल्स पहले से ही गिर चुकी थी और मार्केट शेयर भी करीब 4% से घटकर लगभग 1% के आसपास आ गया। इसीलिए लोगों को लगने लगा कि रेनॉल्ट भी इंडिया से एग्जिट लेने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में बायर यह सोचने लगता है कि कल को सर्विस कहाँ मिलेगी, स्पेयर पार्ट्स का क्या होगा और स्पेयर पार्ट रीसेल वैल्यू का रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। सही है। क्या ऊपर से अलियांस वाली कंफ्यूजन भी एक अलग इशू बन गई थी। अंदर से रेनो और निसान मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन बाहर से बायर्स को साफ दिखता ही नहीं था कि इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों ब्रांड्स के कई सारे मॉडल्स विजुअली काफी सिमिलर लगते थे, जैसे कि निसान टेरानो और रेनो डस्टर या फिर रेनो कैप्चर और निसान किक्स। ऐसे में कस्टमर के मन में क्वेश्चन उठता है कि जब दोनों ही गाड़ियां इतनी मिलती जुलती है तो फिर चूज किसको करें। इसके अलावा खराब मार्केटिंग ने सिचुएशन को और भी मुश्किल बना दिया, क्योंकि 2017-18 के बाद से रेनो के पास कोई भी बड़ा कैंपेन या बड़ा लॉन्च नहीं था। अब कॉम्पिटिटर्स हर साल नए लॉन्चेस और ईवी प्लान्स अनाउंस कर रहे थे, तब रेनो पूरी तरह से चुप था और मार्केट इस तरह की खामोशी को अक्सर कमजोरी समझ लेती है। नतीजा ये हुआ कि सेल्स के साथ साथ रेनो की इमेज भी कमजोर पड़ने लगी। और हाँ, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखकर बायर्स अंदाजा लगाता है कि ब्रांड फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस है। अब वैसे तो ग्लोबल लेवल पर रेनो ईवी में नया नहीं है, क्योंकि इसके जोई जैसे मॉडल्स यूरोप में काफी चले हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया में बायर यह नहीं देखता कि बाहर ब्रांड क्या कर रहा है, वो ये देखता है कि शोरूम में उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है। और सच ये था कि जब नेक्सॉन ईवी, MG GS ईवी और हुंडई अपना ईवी पुश कर रहा था, तब रेनो इंडिया के पास में कोई भी ईवी अवेलेबल नहीं था। हाँ, इलेक्ट्रिक क्विड की बात जरूर हुई थी, लेकिन टाइमलाइन ही क्लियर नहीं थी। और जब बाकी ब्रांड खुलकर फ्यूचर प्लान्स बता रहे थे, तब रेनो की तरफ से सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी, जिससे बायर्स के मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाया।
तो दोस्तों फाइनली अब सवाल यह है कि क्या रेनो वाकई में खत्म हो रहा है और क्या ये ब्रांड इंडिया से एग्जिट लेने वाला है? जवाब है फिलहाल तो नहीं, क्योंकि रेनो का चेन्नई प्लांट अभी भी चल रहा है और कंपनी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट बिजनेस की तरह यूज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बनी रेनो की कार्स साउथ अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट और कई सारे एशियन अफ्रीकन मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा रेनॉल्ट और निसान ने 600 मिलियन US डॉलर्स यानी लगभग 5300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है और 6 नए मॉडल्स जिनमें 2 EVs भी हैं उन्हें इंडिया में लाने की बात ऑफिशियली कही गई है। साथ ही न्यू जनरेशन डस्टर का भी सिग्नल यही बताता है कि रेनो दोबारा SUVs पर फोकस करके अपना प्रेजेंस मजबूत करना चाहता है। साथ ही कंपनी का गोल भी क्लियर है, 2030 तक 3 से 5% मार्केट शेयर वापस पा लेना। अब आगे सब कुछ एग्जीक्यूशन पर है। अगर रेनो सही प्राइसिंग, अच्छे फीचर्स और क्लियर प्लान के साथ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाता है तो फिर कमबैक बिल्कुल पॉसिबल है, वरना मार्केट इसे और पीछे धकेल देगी। वैसे बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे आपके ख्याल में क्या कहते हैं आप हमारे व्यूवर्स, क्या जो है ये तो दोबारा अपनी जगह बना पाएगी, या जिस तरह से जदीद टेक्नोलॉजीज और कम कीमत में मार्केट्स में ऑलरेडी गाड़ियां चल रही हैं इससे बेहतर ऑप्शन और इससे बेहतर ऑप्शन है, तो क्या जो है ये अपनी कम प्राइस में इससे बेहतर ऑप्शन दे पाएगी, मार्केट में अपनी वो जगह मुकाम हासिल कर पाएगी या नहीं? इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये आपने कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी शेयर करना है। मार्केट में मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा इस जैसे जायंट्स हुंडई और बहुत सारे फोर्ड तो चलेगी ये कार, हाँ, लेकिन तो- निसान और उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं भाई जो मार्केट में तैयार बैठे जो इन है भाई, मार्केट में इस टाइम इन है। बिल्कुल। तो और आपके क्या अपने मतलब साल मतलब वो हर गाड़ी में न्यू फीचर, उनकी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिजाइन किस्म के वो लेके आते हैं। तो अगर ये भी कंपनी लेके आएगी तभी तो मार्केट के अंदर यार राज कर सकेगी यार। भाई जो टाटा सियरा और टाटा सियरा ईवी इनका जो अब वो क्रेज और वो बन गई ना भाई, मुझे नहीं लगता कि अब आपको- बाकी जो है ना न्यू दोबारा से स्टार्ट करे और वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। इनके कंपेटिटर अभी रनिंग में है ना, जैसे मारुति सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है और महिंद्रा। ये ऑफ द मार्केट होके इनको मार्केट इन होने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा बिल्कुल। और मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता। तो आप ही क्या राय है, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बता रहे हैं। आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, ये भी लाजमी बताना कमेंट सेक्शन में। बड़ा अच्छे कमेंट किया है जो कि भाई ये रेनॉल्ट की डस्टर यूज करते हैं, वो भी हमें हाँ, ये लाजमी उनका कैसा एक्सपीरियंस है। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।